हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम ट्यूटर के इस नए सेशन में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 मिसलेनियस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट को। ये जो 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं इस प्रैक्टिस सेट में, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो में लिए गए हैं। तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा और इस प्रैक्टिस सेट को अपने एग्ज़ाम से पहले का एग्ज़ाम मान करके जो है परफॉर्म कीजिएगा और देखिएगा कि इन 40 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 40 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो अब बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द हिमालयन माउंटेन रेंज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हिमालय पर्वत है ये कैसा पर्वत है, तो ये एक वलित पर्वत है, यानी कि फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन या फिर वलित पर्वत कैसे पर्वत होते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, वलित पर्वत जो है ऐसे पर्वत होते हैं जिनका निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से होता है। टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से जो है पृथ्वी की जो सतह होती है वो फोल्ड हो जाती है और उसके फोल्ड होने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें वलित पर्वत कहा जाता है। हिमालय पर्वत भी जो है किसका एग्जाम्पल है, ये एक वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे माउंटेन हैं जो फोल्डेड माउंटेन यानी कि वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, तो देखिए फ्रेंड्स, आल्प्स माउंटेन। आल्प्स माउंटेन जो है ये भी एक फोल्डेड माउंटेन है। इसके अलावा यूराल माउंटेन, रॉकी माउंटेन, एंडीज माउंटेन और एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन, ये सब जो माउंटेन है ये किसके एग्जाम्पल है, ये फोल्डेड माउंटेन के एग्जाम्पल है। याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, फोल्डेड माउंटेन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन पॉल्यूटेंट इन सिगरेट स्मोक इज। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिगरेट का जो धुआं होता है, सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप से पाए जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन जो है ये इसके मेन पॉल्यूटेंट है। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है, तो टार पाया जाता है। टार क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, टार जो है ये एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो कि सिगरेट के धुएं में पाया जाता है और ये लंग्स में जमा हो जाता है। लंग्स में जमा होकर के जो है ये लंग्स को खराब कर देता है। तो ये टार किस में पाया जाता है, सिगरेट के धुएं में पाया जाता है। इसके अलावा क्या पाया जाता है इसमें, तो निकोटिन पाया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड पाया जाता है और हाइड्रोजन साइनाइड। ये क्या है, ये कुछ मुख्य पॉल्यूटेंट हैं जो कि सिगरेट के धुएं में पाए जाते हैं। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है और बेंजीन दिया है, तो ये दोनों जो है इसके आंसर हो जाएंगे। आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वॉज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास्ड। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो वन संरक्षण अधिनियम जो है ये 25 अक्टूबर 1980 में 25 अक्टूबर 1980 में जो है वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और ये जो अधिनियम था ये वनों के संरक्षण और उससे संबंधित विषयों से संबंधित था, जो कि लाया गया था 1980 में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग विच मूवमेंट ऑपरेशन जीरो आवर वॉज कैरिड आउट। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। तो ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसके दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो है ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था और इसके बाद या इसके दौरान जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, जिसके तहत इस आंदोलन के, भारत छोड़ो आंदोलन के जो मुख्य नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और ऑपरेशन जीरो आवर का जो उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारत छोड़ो आंदोलन को दबाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन जीरो आवर जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये कब से कब तक चला था, तो 1920 से 1922 तक जो है असहयोग आंदोलन चला था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बात करें यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये 12 मार्च 1930 से कब तक चला था, 6 अप्रैल
1930 तक चला था। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। रेड शर्ट मूवमेंट यानी कि लाल कुर्ती आंदोलन की अगर बात करें तो ये 1929 से 1930 तक चला था। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो है ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करेवा वैली इज लोकेटेड इन, करेवा वैली स्थित है। तो करेवा वैली कहाँ पर स्थित है? करेवा वैली स्थित है कश्मीर में। आंसर होगा ऑप्शन ए, कश्मीर में स्थित है करेवा वैली। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज कॉल्ड द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो देखिए आधुनिक भारत का निर्माता जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। ये एक समाज सुधारक थे और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। देखिए फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन आया आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है और अगर किसी को भी इसमें मेंशन नहीं किया है कि किसके अनुसार, तो आंसर होगा राजा राम मोहन राय। लेकिन अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा था, तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो है बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता माना था। तो याद रखिएगा अगर किसी को भी मेंशन करके नहीं पूछा है तो आंसर हो जाएगा हमारा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टर्म्स लाइक ड्यूस, डबल फोल्ड आर रिलेटेड टू विच गेम। ड्यूस, डबल फोल्ड जैसे शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो ड्यूस और डबल फोल्ड जो है ये संबंधित है लॉन टेनिस से। किससे? लॉन टेनिस से संबंधित है ड्यूस और डबल फोल्ड वर्ड। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्रिसाइड्स ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स, राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो है राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनवार ए सुहाइली इज़ द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ, अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? तो देखिए फ्रेंड्स, अनवार ए सुहाइली जो है ये पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। किसका? पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अनवार ए सुहाइली। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विष्णु शर्मा के द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा जो है पंचतंत्र लिखी गई थी। और अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? पंचतंत्र का ही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मुस्लिम लीग ज्वाइंट द इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो देखिए फ्रेंड्स, जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार का विरोध किया था मुस्लिम लीग ने। और क्यों किया था? क्योंकि इसमें सरकार बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया गया था। इसी वजह से मुस्लिम लीग का कोई भी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुआ था। और बाद में लॉर्ड वेबल के अनुरोध करने पे जो है 26 अक्टूबर 1946 में जो है मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल हुए थे। तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे अंतरिम सरकार में? तो 5 हुए थे। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What has been taken from the Constitution of Ireland in the Indian Constitution? आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है वो भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। बाकी राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन यानी कि नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा जो है ये भी किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक ग्रेनाइट इज, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रेनाइट जो है ये कैसी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान जो होती है ये मैग्मा या फिर लावा के ठंडा होने और जमने से बनती है। कैसे बनती है? मैग्मा या लावा के ठंडा होने और जमने से जो है आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। और ग्रेनाइट भी कैसी चट्टान है? ये एक आग्नेय चट्टान है। जब ग्रेनाइट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन में होता है तो ये एक रूपांतरित चट्टान में बदल जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? ग्नीस कहा जाता है। तो याद रखिएगा आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? नीस है। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स गिव्स द स्टेटस ऑफ ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड टू द हाई कोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। तो ये है अनुच्छेद 215। 215 अनुच्छेद जो है ये उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 215। आर्टिकल 214 में क्या कहा गया है। तो देखिए अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। क्या कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 214 में। अगर आर्टिकल 216 की बात करें तो अनुच्छेद 216 में क्या कहा गया है। तो ये जो अनुच्छेद है ये उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में बात करता है। किसके? उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में बात करता है अनुच्छेद 216। 217 क्या कहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति और पद से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 217 में दिए गए हैं। तो याद रखिएगा 215 जो है ये उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एडवेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच कंट्री। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन जो है ये पुर्तगालियों की देन मानी जाती है। किसकी? पुर्तगालियों की देन मानी जाती है भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन। पुर्तगालियों ने 1556 में जो है गोवा में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। इसी वजह से भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन जो है ये मानी जाती है पोर्तुगल यानी कि पुर्तगालियों की देन। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिल्ट एज्ड मार्केट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। गिल्ट एज्ड मार्केट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो गिल्ट एज्ड मार्केट जो है ये सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। किससे संबंधित है? फ्रॉम ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कि सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है गिल्ट एज्ड मार्केट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ओशन इज डायमेंटिना ट्रेंच लोकेटेड। डायमेंटिना गर्त या खाई किस महासागर में स्थित है। तो डायमेंटिना गर्त जो है ये इंडियन ओशन में स्थित है। किसमें? हिंद महासागर में स्थित है डायमेंटिना गर्त या खाई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु लीड द ब्रह्म समाज आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो 1828 में कलकत्ता में जो है इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु के पश्चात जो है ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था द्वारकानाथ टैगोर ने। किसने? द्वारकानाथ टैगोर ने जो है राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था। लेकिन उसके बाद यानी कि कुछ समय बाद जो है 1866 में ये जो है दो भागों में बट गया, क्योंकि इसमें मतभेद होने लगे थे। तो इसी वजह से ये दो भागों में बट गया था। कौन कौन से? एक तो था भारत का ब्रह्म समाज, भारत का ब्रह्म समाज, और दूसरा था आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज, जो भारत का ब्रह्म समाज था इसका जो नेतृत्व किया गया था ये किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा। और जो आदि ब्रह्म समाज था इसका नेतृत्व किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए भारत के ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था तो आंसर होगा केशव चंद्र सेन। और अगर पूछा जाए कि आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था तो आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। इसमें पूछा है राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था तो आंसर होगा द्वारकानाथ टैगोर, क्योंकि उनकी मृत्यु के पश्चात तुरंत जो है किसने नेतृत्व संभाला था? द्वारकानाथ टैगोर ने। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो विटामिन ए की कमी के कारण होती है। तो देखिए ज़ीरोफ्थैल्मिया जो है ये विटामिन ए की कमी के कारण होती है। और ये नाइट ब्लाइंडनेस का ही एक टाइप है। आपने पढ़ा होगा
कि विटामिन ए की कमी के कारण जो है रतौंधी रोग होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो ये जीरोफ्थैल्मिया जो है ये उसी का एक टाइप है। इसमें जो टर्म है वो अलग तरीके से दी है, तो आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जीरोफ्थैल्मिया दिया हो या फिर नाइट ब्लाइंडनेस दिया हो तो ये एक ही बात है। तो ये किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम है ये होता है रेटिनोल। रेटिनोल याद रखिएगा। ऑस्टियोमलेसिया किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है ये होता है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल विटामिन डी की कमी के कारण जो है ऑस्टियोमलेसिया नामक जो डिजीज़ है वो होती है, याद रखिएगा। एनीमिया जो है ये किसकी कमी के कारण होता है? तो ये B9 की कमी के कारण भी हो सकता है और B12 की कमी के कारण भी होता है। विटामिन जो B9 है इसको फोलेट कहा जाता है। क्या? फोलेट जो है इसका केमिकल नेम है, और B12 को कहा जाता है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन इसका जो है केमिकल नेम है। स्कर्वी जो है ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी की कमी के कारण हम सभी जानते हैं, और इसका जो केमिकल नेम है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये सब जो है याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीरोफ्थैल्मिया इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ओशन इज द बरमूडा ट्रायंगल लोकेटेड? बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो बरमूडा जो ट्रायंगल है ये किस ओशन में लोकेटेड है? तो ये है नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशन में, यानी कि उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है बरमूडा का त्रिभुज। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 97th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011 इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो 2011 में जो 97वां संशोधन हुआ है उसका संबंध किस विषय से है? तो ये संबंधित था सहकारी संस्थाओं के गठन और कार्य संचालन से संबंधित। किससे संबंधित था? सहकारी संस्थाओं के गठन और कार्य संचालन से संबंधित था जो 97वां संशोधन था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, When was the पंचायत प्रोविजंस एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? भारत की संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया था? तो ये जो कानून था पंचायत प्रावधान से संबंधित, ये कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 24 दिसंबर 1996 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1996। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड इथाइल एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कॉल्ड? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, एसिटिक एसिड और एथिल एल्कोहल, तो एसिटिक एसिड क्या होता है? तो CH3COOH प्लस। एथिल एल्कोहल क्या होता है? C2H5OH। इनकी जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में करवाई जा रही है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 की प्रेजेंस में। तो इस रिएक्शन में क्या बनेगा? तो इसमें बनता है इथाइल एसीटेट यानी कि CH3COOC2H5 प्लस वाटर बनता है। तो ये जो है, ये जो रिएक्शन है इसमें पूछा है इसको क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एस्टरीकरण यानी कि एस्टरीफिकेशन, क्योंकि इसमें क्या बना है? इथाइल एसीटेट। ये क्या है? इथाइल एसीटेट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, एस्टरीफिकेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ग्रेफाइट द लेयर्स आर केप्ट टुगेदर? ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रेफाइट में जो उसकी लेयर्स होती हैं, उसकी जो परत होती हैं, वो एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई होती हैं? तो वो होती हैं वान डर वाल्स फोर्स के द्वारा। उसमें कौन से बल होते हैं? वान डर वाल्स बल होते हैं जिनके द्वारा वो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बाई वान डर वाल्स फोर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन एयर इन ट्रैफिक ड्रिवन सिटीज़? निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंधित है? तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो ब्राउन एयर
से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्राउन एयर क्या होती है या भूरी वायु क्या होती है, तो फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है उसे ही ब्राउन एयर के नाम से जाना जाता है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच टाइप ऑफ टिश्यूज इज ग्लैंड फॉर्म्ड इन ह्यूमन, किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है। तो मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है एपिथेलियल टिश्यूज से। किससे? एपिथेलियल टिश्यूज से जो है मनुष्यों में ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एपिथेलियल टिश्यूज। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट फॉर्म डज ए डेडली लाइसोजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा वर्क, मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो एंजाइम है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम जो है ये मनुष्य की सलाइवा में यानी कि लार में प्रेजेंट होता है। और ये किस तरीके से काम करता है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को होने से रोकता है लाइसोजाइम। तो ये एक एंटी बैक्टीरियल फैक्टर के रूप में काम करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, एंटी बैक्टीरियल फैक्टर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन व्हाट डज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स डिपेंड, पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो पौधों में जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, तो ये डिपेंड करता है टर्गर प्रेशर पे और जो CO2 की कंसंट्रेशन होती है उस पर। तो याद रखिएगा, इसमें कंसंट्रेशन CO2 की नहीं दिया है, टर्गर प्रेशर दिया है। तो आंसर यही हो जाएगा, टर्गर प्रेशर पर डिपेंड करता है स्टोमेटा का खुलना और बंद होना। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ए फ्लावर, निम्नलिखित में से कौन फूल का एक अंश है, भाग है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से फ्लावर पार्ट कौन सा है, तो देखिए मिडल वेन, इस तरीके से लीफ की स्ट्रक्चर होती है। और ये क्या है, ये वेन होती है और ये जो बीच वाली ये स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है मिडल वेन। तो ये किस में होती है, ये होती है लीव्स में। पिस्टिल जो है ये फ्लावर का पार्ट है और वेन मैंने बताया ही है कि ये जो ये स्ट्रक्चर होती है इन्हें कहा जाता है वेन्स। तो ये दोनों जो हैं ये किसका पार्ट है, ये लीफ का पार्ट है और पिस्टिल जो है ये फ्लावर का पार्ट है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेल ऑर्गेनेल इज एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, केंद्रक की केंद्रक झिल्ली के साथ कौन सा कोशिकांगक जुड़ा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से कुछ सेल की स्ट्रक्चर होती है और सेल के सेंटर में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस की जो चारों ओर की जो वॉल होती है या मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है इसमें बीच बीच में जो है पोर्स प्रेजेंट रहते हैं जिनसे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो जुड़ा रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इस तरीके से जो है एसोसिएटेड रहता है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो ड्राइंग है वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, आप प्लीज़ इस पर ध्यान मत दीजिएगा, इसको इग्नोर कीजिएगा, आप सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिएगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से जॉइंटेड रहती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो है, सभी रेटिकुलम पर नहीं, कुछ कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो है इस तरीके से राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर RER कहा जाता है। जिन पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उनको क्या कहा जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर SER कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे क्या जुड़े हुए रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़े हुए रहते हैं। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेजल कंजेशन इन कॉमन कोल्ड, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो नेज़ल कंजेशन होता है, नेज़ल कंजेशन क्या होता है, तो देखिए जब भी हमें कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम कभी कभी अपनी नाक जो है बंद महसूस करते हैं। तो उसे ही क्या कहा जाता है, नाक बंद होने को ही क्या कहा जाता है, नेज़ल कंजेशन कहा जाता है। तो इसमें पूछा है कि नेज़ल कंजेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हिस्टामिन।
आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल होता है नेजल कंजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिम्फ एंड ब्लड आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच टिश्यू, लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है। तो ब्लड और लिम्फ जो हैं हम सभी जानते हैं ये कैसे टिश्यू हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं, संयोजी ऊतक हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी व्हाट डज ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है। तो खुला बाजार परिचालन निर्दिष्ट करता है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करने को, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई को कहा जाता है खुला बाजार परिचालन। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी। तो देखिए कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी यानी कि पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश की थी तारापोरे कमेटी ने। किसने? तारापोर कमेटी ने जो है पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश की थी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, तारापोरे कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेटेड। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व संगीत दिवस जो है ये मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को जो है विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। बात करें अगर 19 मई की, तो 19 मई को मनाया जाता है भाषा शहीद दिवस। भाषा शहीद दिवस मनाया जाता है 19 मई को। भाषा शहीद दिवस क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, 1961 में जो है बांग्ला भाषा आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन के दौरान जो है कुछ लोग मारे गए थे। उन मारे हुए लोगों की याद में ही जो है ये भाषा शहीद दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा भाषा शहीद दिवस मनाया जाता है 19 मई को। बात करें 23 जुलाई की, तो 23 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो है ये मनाया जाता है 23 जुलाई को। और बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म दिवस भी 23 जुलाई को मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। 18 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बैम्बू डे। वर्ल्ड बैम्बू डे जो है ये मनाया जाता है 18 सितंबर को। और एक और डे मनाया जाता है नेशनल HIV या फिर एड्स। नेशनल HIV या फिर एड्स एंड एजिंग अवेयरनेस डे ये मनाया जाता है 18 सितंबर को। तो याद रखिएगा विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द स्कॉलर हु डिफाइंड ज्योग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा H.H. बरोज के द्वारा। H.H. बरोज ने जो है भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एन इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है। तो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कितने हैं भारत में? तो 4 इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट हैं। कौन कौन से? एक तो है हिमालय, दूसरा है वेस्टर्न घाट्स, और क्या है? इंडो बर्मा और सुंडालैंड। ये क्या है? ये 4 इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट हैं जो कि स्थित हैं भारत में। अब देखिए इसमें जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में दिया है वेस्टर्न घाट जो है कंप्लीटली दिया है। इसमें वेस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज अलग अलग से दिया है। तो ये आंसर इसका नहीं बनेगा क्योंकि इसमें वेस्टर्न घाट जो है कंप्लीटली दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही बन जाएगा, ऑप्शन बी, वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल मरीन पार्क लोकेटेड। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ पर है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का जो पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क है ये स्थित है कच्छ में। कच्छ कहाँ पर है? तो गुजरात में। गुजरात के कच्छ में जो है भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क जो है बनाया गया है। और इसे कब स्थापित किया गया था? तो 1982 में जो है इसको स्थापित किया गया था।
इस समुद्री उद्यान में जो है 42 द्वीप हैं। कितने हैं? 42 द्वीप हैं जो कि जामनगर तट पर स्थित हैं। तो याद रखिएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ पर है? ये है कच्छ में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग सेड द रियल लोकस ऑफ टेस्ट इज नॉट द टंग बट द माइंड। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो ये स्टेटमेंट, ये कथन किसका है कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो ये कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु फर्स्ट पब्लिश द न्यूज़पेपर द सोशलिस्ट। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, ये जो समाचार पत्र था द सोशलिस्ट, इसका जो प्रकाशन है ये किया गया था श्रीपद अमृत डांगे के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीपद अमृत डांगे के द्वारा जो है द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट इज द कास्ट कॉल्ड भैंसा सिंगी फाउंड। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो भैंसा सिंगी नामक जो जाति है ये पाई जाती है नागालैंड में। कहाँ पर पाई जाती है? नागालैंड में पाई जाती है भैंसा सिंगी नामक जाति। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, नागालैंड। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है। हु पब्लिश द मैगजीन बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 40 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समअप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।